ओके देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे हेमाटेनिक्स के आपके 3 एग्जांपल्स थे जिसमें आपका आयरन था, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। आज हम बात करेंगे फोलिक एसिड की। तो फोलिक एसिड बच्चों बेसिकली ये अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये येलो क्रिस्टल्स होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो सबसे पहले मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दूंगा जो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये कैसे क्रिस्टल होते हैं बच्चों? येलो क्रिस्टल्स होते हैं और ये वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल, जबकि इनके जो सोडियम साल्ट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में इसके पता होना चाहिए। बच्चों फोलिक एसिड जब बॉडी में जाके अपना मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स में बनता है तो उसको कई बार हम उसको फोलेट बोलते हैं। तो एक फोलिक एसिड और फोलेट में क्या डिफरेंस है? मींस उसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट इनसाइड ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली फोलेट बोलते हैं। तो फोलिक एसिड इन द बॉडी वो कन्वर्ट किस में होता है? फोलेट में, राइट। तो आपका ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी डाइटरी सोर्सेस की। तो बच्चों जो डाइटरी सोर्सेस हैं बेसिकली इसका जो आपका एनिमल एंड ह्यूमन, जो भी एनिमल एंड ह्यूमंस हैं इसको दे कैन नॉट सिंथेसाइज फोलिक एसिड इनसाइड द बॉडी। सो इसको चूंकि बॉडी के लिए एसेंशियल है तो ये बेसिकली आपको जरूरी हो जाता है कि आप इसको डाइटरी इनटेक में लें, जबकि प्लांट अपना फोलिक एसिड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जब चूंकि आपका एनिमल और ह्यूमन इसको कैन नॉट सिंथेसाइज फोलिक एसिड तो इनको रिक्वायर्ड हो जाता है कि फोलिक एसिड ये बाहर से लें। और तब फोलिक एसिड का बेसिकली जो हमारे पास सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनाच, पालक। तो इसमें बेसिकली आपका फोलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो या एनिमल सोर्सेज में अगर हम बात करें तो लिवर की बात करें तो बेसिकली आपका फोलिक एसिड जो सबसे ज्यादा है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, राइट। इसके बाद अगर हम इसके डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो डेली रिक्वायरमेंट इसकी जो है प्रेग्नेंट वुमेन में आपका ये एडल्ट के केस में आपका एडल्ट मेल और फीमेल के केस में 0.2 मिलीग्राम है, जबकि लैक्टेशनल वुमेन में या प्रेग्नेंट में इसका जो वैल्यू है दैट इज 0.8 मिलीग्राम, राइट। अब जब हम फोलिक एसिड का इंटेक करते हैं तो बेसिकली फोलिक एसिड जो होता है वो पॉलीग्लूटामेट के फॉर्म में होता है। और पॉलीग्लूटामेट का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो, मींस आपने डाइटरी में जैसे फोलिक एसिड ली तो फोलिक एसिड बेसिकली आपको जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीग्लूटामेट के फॉर्म में है, जो कि बना है किससे? टेरेडीन से, पाबा से एंड ग्लूटामिक एसिड से। मींस किससे बना है? टेरेडीन, पाबा एंड ग्लूटामिक एसिड से। ओवरऑल तीनों ही मिक्स होते हैं और क्या बनाते हैं? फोलिक एसिड, जिसको हम और क्या बोलते हैं? विटामिन B9। तो कई बार आपके एग्जामिनेशन में इसको विटामिन B9 के हेमाटेनिक्स के बारे में पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है फोलासिन के बारे में। तो आपका ओवरऑल जो आंसर होगा वो सिमिलर होगा, राइट। तो वेदर इट इज फोलिक एसिड, विटामिन B9 या फोलासिन, all are folic acid, and they are actually the polyglutamate which is made up of the pteridine, paba, para amino benzoic acid and the glutamic acid. And when we take in the diet, maximum absorption of the folic acid is through the jejunum. किस पार्ट से होता है? जेजुनम से। तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे। देखिए हम किस फॉर्मेट में ले रहे हैं? पॉलीग्लूटामेट के फॉर्म में ले रहे हैं। और पॉलीग्लूटामेट जब बॉडी में जाता है, बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाता है, तो वो पॉलीग्लूटामेट को चेंज कर दिया जाता है मोनोग्लूटामेट में। और मोनोग्लूटामेट का ताकि हो सके अच्छे से क्या? एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली पॉलीग्लूटामेट, folic acid in the polyglutamate after before absorption converted into monoglutamate, right? And with the help of folate conjugate, क्या होता है इसका? फोलेट कॉन्जुगेज की हेल्प से इसका बेसिकली क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। फोलेट कॉन्जुगेज इज एन एंजाइम जो बेसिकली मोनोग्लूटामेट को ट्रांसपोर्ट करता है, और जब ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द टिश्यू, तो जब टिश्यू में जाते हैं तो अगेन ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टिश्यू में जाके मोनोग्लूटामेट अगेन पॉलीग्लूटामेट में चेंज हो जाता है। पॉलीग्लूटामेट इज कंसीडर्ड एज अ मोर एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड। तो मींस आपने क्या समझा कि सब आपका जीआईटी में बेसिकली जब ये आया तो पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में था, फिर इसको आपने जब आपने डाइट में लिया तो पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में था, फिर ये मोनोग्लूटामेट फॉर्म में चेंज हो गया, देन इसको कैरी किया फोलेट कॉन्जुगेज ने,
और इसको कैरी करके जब इसको ब्लड स्ट्रीम से ले गया अदर टिश्यूज में, तो यहाँ पे ये अगेन ही किसमें चेंज हो गए, पॉलीग्लूटामेट। तो ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। अब बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इसका बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट। तो यहां पे आप देखिए कि सबसे पहले द पॉलीग्लूटामेट विच इज टेरेडिन पापा एंड ग्लूटामिक एसिड विच इज फोलिक एसिड, फोलिक एसिड फर्स्ट रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिड्यूस्ड हो रहा है, जैसे यहां पे देखिए NADPH कन्वर्ट हो रहा है NAD प्लस में, तो इसका हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है किसको सिंथेसाइज करने में, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे, the folic acid first reduced into the dihydrofolic acid with the help of an enzyme folic acid synthase। folic acid synthase की हेल्प से ये reduced form होगा dihydrofolic acid। Now the dihydrofolic acid again reduced in the presence of dihydrofolate reductase in the liver। This dihydrofolate reductase in the liver converts, or you can say the reduced dihydrofolic acid into tetrahydrofolic acid, and the tetrahydrofolic acid is the active form of folic acid। So tetrahydrofolic acid is what? It is active form of folic acid। Now this tetrahydrofolic acid converted eventually in the methylene form of tetrahydrofolate। This is methylene form of tetrahydrofolate, and अब उसको बॉडी के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, फोलेट बोल रहे हैं, तो वो एक इंटरकन्वर्जिबल नेम है, आप उसको बोल सकते हैं लाइक टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, एंड दिस मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट इज प्राइमरी फॉर्म दैट ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड ऑफ फोलिक एसिड। मींस अगर कोई बोलता है कि मोर एक्टिव, सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड कौन सा है, तो द एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड इज टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, but the main transporting form in the blood is methylene tetrahydrofolate। अब देखिए बच्चों, जब THFA से मिथाइलिन THFA बनता है इवेंचुअली, तो ये जो रिएक्शन बेसिकली हो रही है, ये इसको ये रिवर्सिबल है, मीन दोनों डायरेक्शन में। ये देखिए ये एरो इधर है, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकती है और इस डायरेक्शन में, मतलब इंटर कन्वर्जन इनका चलता रहता है बॉडी में। तो बेसिकली अब यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि देखिए मिथाइलिन THFA जब THFA में, इस वाले एरो को पकड़िए आप, तो मिथाइलिन THFA जब THFA में चेंज होता है, तो इसका मिथाइल, ये विटामिन B12 है, विटामिन B12 किसमें बदल गया, मिथाइल विटामिन B12 में, और वो मिथाइल ग्रुप बेसिकली कहां से आया, ये मिथाइल ग्रुप। तो अब जब ये मिथाइलिन जो B12 है, ये डिपेंडेंट, इसकी रिएक्शन डिपेंडेंट है कि होमोसिस्टीन को किसमें कन्वर्ट करेगा, मेथियोनिन में। कौन, विटामिन B12 क्या देके, मिथाइल ग्रुप देके मेथियोनिन बनाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन ये तभी हो पा रही है जब THFA कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मिथाइलिन THFA में। एक तो ये समझ में आ गया। अब THFA जब मिथाइलिन THFA बनाता है, तो बेसिकली ये कैसे बना रहा है, सेरीन ग्लाइसिन में चेंज हो रहा है, सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। क्या हो रहा है, सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज जैसे इस एंजाइम को, सेरीन को ग्लाइसिन में चेंज करेगा, इसका मिथाइल ग्रुप किसको दे देगा, THFA को दे देगा, और THFA बन जाएगा मिथाइलिन THFA। मींस ओवरऑल ये इंटरडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, जिसमें आपका फोलिक एसिड का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट या एक्टिव फॉर्म इन्वॉल्व है। अगर आप यहाँ पे THFA को मिथाइलिन THFA में चेंज नहीं करेंगे, इट मींस आप प्रोबेबिलिटी किसकी कम करेंगे, B12 को मिथाइलेटेड होने में। और B12 जब मिथाइलेटेड नहीं होगा, तब आपका क्या कन्वर्ट नहीं होगा, होमोसिस्टीन इनटू मेथियोनिन। और होमोसिस्टीन और मेथियोनिन बेसिकली, होमोसिस्टीन या मेथियोनिन का जो कन्वर्जन है, वो आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कई रिएक्शंस में। तो आपकी वो रिएक्शंस क्या होंगी, इंपीड होंगी, रुकेंगी। तो ओवरऑल ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। तो इसका हम यूज भी देख सकते हैं कि विटामिन बी को मिथाइलेटेड फॉर्म में ये फोलिक एसिड हेल्प कर रहा है, इंटरडिपेंडेंट, इसीलिए कई बार विटामिन B12 के साथ फोलिक एसिड एडवाइस की जाती है। तो अब एक चीज जो हमने पहले पढ़ी थी कि जो हमने हेमाटेनिक्स में बेसिकली विटामिन B12 और फोलिक एसिड पढ़ रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये आरबीसी प्रिकर्सर्स जो होते हैं, जो आरबीसी प्रिकर्सर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये मैच्योर करते हैं। इसीलिए इनको हम और क्या बोलते थे,
मैच्योरिटी फैक्टर, क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी फैक्टर। तो मैच्योरिटी फैक्टर का एक एग्जांपल फोलिक एसिड भी है। तो ये बात आपकी, तो अगर यूज की हम बात करें तो बेसिकली हम इनको चूंकि मैच्योरिटी के लिए इन्वॉल्व है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज कर सकते हैं इनकी कमी से, या हम ये कह सकते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हम इसको यूज करेंगे। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब मींस बेसिकली जो ऑरिजिन है, जब न्यू बॉर्न बेबी के बिल्कुल इनिशियल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट, तो उस समय फोलिक एसिड का इन्वॉल्वमेंट होता है न्यूरल ट्यूब को डेवलप करने में। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में भी आप फोलिक एसिड को एडवाइस करते हैं। एंटी कैंसर ड्रग 5-फ्लोरोयूरेसिल की इफिकेसी आप बढ़ाते हैं अगर आप किसके साथ देते हैं उसको, फॉलिक एसिड के साथ। या मीथोट्रिक्सेट की टॉक्सिसिटी में भी आप फॉलिक एसिड एडवाइस करते हैं। तो फॉलिक एसिड के लिए बेसिकली आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये मेटाबॉलिक पाथवे है, किस तरीके से इसके इंटरमीडियरी प्रोडक्ट हैं, कौन सा एक्टिव है, कौन सा मेनली ट्रांसपोर्टेड फॉर्म है इन द ब्लड, अगर इससे ये कन्वर्ट हो रहा तो इससे डिपेंडेंट हमारे बॉडी में कई रिएक्शंस हैं वो प्रोसीड होती हैं, मींस ये होना जरूरी है। और दूसरी बात इधर हम देखें तो इसके एब्जॉर्प्शन, पॉलीग्लूटामाइड फॉर्म, इसका डेली रिक्वायरमेंट, डेली सोर्स, इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलिक एसिड। थैंक यू वेरी मच।